एंड वेलकम गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपकी यूनिट 3 है। एक्चुअल में टाइम बहुत कम है और आपका एग्ज़ाम कल है, तो इसके लिए मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस। और आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जल्दी ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है बेल्ट थर्मल साइकिल। तो बेल्ट थर्मल साइकिल क्या होता है? बेल्ट थर्मल साइकिल शोज वेरिएशन इन टेम्परेचर, मतलब ये आपका टेम्परेचर का वेरिएशन होता है। टेम्परेचर का वेरिएशन अब समझने के लिए ये फिगर लेते हैं। देखो फिगर में क्या है कि इधर आपकी वेल्डिंग हो रही है, ठीक है, ये वेल्डिंग हो रही है और ये आपका लोकेशन ऑफ हीट सोर्स। ये हीट सोर्स आगे बढ़ता हुआ जा रहा है किधर? लेफ्ट से राइट की ओर, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट जो है, ठीक है, ए पॉइंट अगर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि हमें जानना है यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, तो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये पास में है, ठीक है, किसके? बिल्डिंग लाइन के। अब वहीं पे बी अगर हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो काफ़ी कम है, ठीक। यही चीज़ होता है वेल थर्मल साइकिल में। वेल थर्मल साइकिल क्या कहती है कि ये वेल थर्मल साइकिल शोज वेरिएशन इन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का वेरिएशन बताती है और विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यही चीज़ है। As a heat source, building arc or flame approaches close to the location of interest, first temperature increases heating regime followed by gradual decrease in temperature cooling regime। तो पहले हीट होगा, उसके बाद धीरे धीरे कूल होगा, वही चीज़ है। और यहाँ पे आप देखोगे अगर ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है और ये आपका पॉइंट ए पे जो वहाँ मैंने फिगर दिखाई, वहाँ पे देखो सबसे पहले हीट होगा, उसके बाद कूल होगा, और पॉइंट बी पे पहले हीट होगा, कूल होगा। तो मतलब यहाँ पे हीटिंग भी कम है, कूलिंग भी कम है, पीक टेम्परेचर भी कम है और कूलिंग भी नॉर्मल ही हो रही है वही रेट से। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पॉइंट बी पे क्या होगा? डिक्रीजेस द पीक टेम्परेचर, यहाँ पे पीक टेम्परेचर कम रहेगा। डिक्रीजेस द रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, यहाँ पे रेट ऑफ हीटिंग और कूलिंग भी कम रहेगा। इंक्रीजेस टाइम टू अटेन पीक टेम्परेचर, तो बी को पीक टेम्परेचर पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और डिक्रीजेस रेट ऑफ कूलिंग विथ इंक्रीज इन टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कूलिंग भी होती रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेल थर्मल साइकिल। तो इसको जो अफेक्ट करता है वो है बिल्डिंग प्रोसेस एंड हीट इनपुट, ठीक है, ये नोट्स भी है, थोड़ी सी देख लो आप। क्या है? बिल्डिंग प्रोसेस एंड हीट इनपुट, और दूसरा ओपनिंग एंगल, और तीसरा इंडक्शन कॉइल एंड मैग्नेटिक रॉड। ये आपके 3 पॉइंट्स हैं जो आपके वेल थर्मल साइकिल को अफेक्ट करते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, फैक्टर्स हो गए आपके सारे, कौन कौन से? तीनों याद रखना, वेल्डिंग प्रोसेस एंड हीट इनपुट, किस तरीके क्या प्रोसेस है वेल्डिंग का और किस तरीके से हीट इनपुट की जा रही है। ओपनिंग एंगल, किस एंगल पे आपने उसको पकड़ रखा है। और तीसरा एंड लास्ट क्या है? इंडक्शन कॉइल्ड एंड मैग्नेटिक रॉड, ठीक। बस इतनी चीजें थी और ये क्वेश्चन आप छोड़ देना। पीक टेम्परेचर भी इसका फॉर्मूला देख लेना, ठीक है, टी माइनस टी नॉट। अगर क्वेश्चन आएगा, वैसे तो मुश्किल है, नहीं आएगा तो कोई फॉर्मूला याद रखने की कोशिश करना, और कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है इसमें। अब हीट अफेक्टेड जोन की बात कर लेते हैं, ठीक है। हीट अफेक्टेड जोन क्या होता है? तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या, एक फिगर से। क्योंकि फिगर दिख रही है आपको, ये फिगर में एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ये एरिया, इतनी एरिया आपकी वेल्डिंग है, ठीक है, यहाँ पे आपने वेल्ड है, यहाँ का आपका ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। ये अगर लिक्विड स्टेट में है तो देखो क्या होता है, ये आप यहाँ पे देखो, जब ये मेल्ट होगा तो उसके साथ जैसे जब आप बिल्डिंग कर रहे हो तो उसके बगल वाले एरिया पे जो इफेक्ट पड़ेगा, है ना, वही चीज होता है हीट अफेक्टेड जोन। तो आप बिल्डिंग यहाँ कर रहे हो मगर उसका असर यहाँ तक रहेगा, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही हमारा HAZ हीट अफेक्टेड जोन कहलाता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं जो जब बिल्डिंग करते हैं। तो ये जो पार्ट है ना, सबसे पहले ये जान लो, ये होता है ट्रांजिशन जोन होता है। ये ट्रांजिशन जोन मैंने मार्क कर रखा है। ट्रांजिशन जोन ये होता है जो कि सेपरेट करता है किसको किसको, हमारे वेल्ड जोन को, और दूसरा ग्रेन ग्रोथ जोन को, जहां पे पार्टिकल्स जस्ट मेल्ट होने वाले होते हैं, है ना। देखो अगर इस रीजन को मैं बड़ा करूं, यहाँ पे देखो, बड़ा करने पे ऐसा होगा। अगर आपने पेड़ देखा है, आम का पेड़ देखा, जो बार्क होते हैं उसके सामने की जो लेयर होती है पेड़ की, तो उस टाइप का हो जाता है। ये जस्ट अबाउट टू मेल्ट होने वाला रहता है बट मेल्ट नहीं होता है। दूसरी चीज रेसिडुअल स्ट्रेस आउट एंड एयर गैप। यहाँ पे क्या होता है कि जो देखो, अगर कोई भी एक पार्टिकल है, कोई भी एक मेटल है ना, तो उसके अंदर इंटरनल प्रेशर भी लग रहा है, तभी वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है, ठीक। तो जो इंटरनल प्रेशर है वो निकल जाता है, तो मतलब रेसिडुअल स्ट्रेस आउट हो जाती है और बचता क्या है अंदर? एयर गैप। जब स्ट्रेस बाहर चला जाएगा तो एयर गैप हो जाएगा, और एयर गैप के कारण ही ये आपका ऐसे
रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि आपका कमजोर भी हो जाता है और फ्यूचर में टूटता जो है वो आपका बेल्ट जोन के बगल वाला हिस्सा है, बेल्ट जोन नहीं टूटता है, ठीक है, जल्दी से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब बात कर देते हैं कि ये आपका ग्रेन ग्रोथ जोन है, ठीक है, इसे ग्रेन ग्रोथ जोन भी कहते हैं। तो 3 जोन होते हैं आपके हीट अफेक्टेड जोन में, कौन कौन सा? पहला ट्रांजिशन जोन, दूसरा ग्रेन ग्रोथ जोन, और तीसरा कौन सा? रिक्रिस्टलाइजेशन जोन, जिसको हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन जोन कहते हैं। तो रिक्रिस्टलाइजेशन जोन क्या होता है? देखो, यहाँ पे आपके पार्टिकल्स कम अफेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू ग्रेन ग्रोथ जोन। मतलब यहाँ भी पार्टिकल्स टूट जाते हैं मगर उतने नहीं, है ना। यहाँ पे देखो बाहर के केस में, बट यहाँ जैसे ये नॉर्मल है, ये अनअफेक्टेड जोन है, तो उस केस में यहाँ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आता है, नो डाउट डिस्टॉर्शन आता है, मगर उतना नहीं जितना कि आपके इसमें आता है, ठीक है। और थर्ड में आपका ये जो लाइन है आपकी, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पर्ड जोन। और ये जो लाइन है मतलब ये आपका जो एरिया है हमारा अनअफेक्टेड जोन है, मतलब ये HAZ के अंदर नहीं आता, ठीक है। ये आपका अनअफेक्टेड जोन है। और सेम अगर यहाँ देखोगे तो ये आपका अनअफेक्टेड जोन है, ये आपका ये कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन जोन, और ये हो जाएगा आपका ग्रेन ग्रोथ जोन, ठीक है। और ये बीच वाली लाइन ट्रांजिशन जोन। तो ये होता है HAZ। अब HAZ के बारे में और देख लेते हैं, इसमें क्या लिख रखा है इन्होंने। देखो डायग्राम वही है, सब कुछ वही है, अगर आप समझ गए हो तो ये सब पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। देखो 3 रीजन है, पहला ग्रीन रिफाइंड जोन, और मैंने आपको 4 रीजन बता दिए हैं, ठीक है। टेम्पर्ड जोन भी है, तो उसको याद रख लेना। फिगर याद है तो आप वहां पे अच्छे से करके आओगे, फिगर नहीं याद है तो प्रॉब्लम होगी। अब ट्रांजिशन जोन, वही सबसे पहला वाला जोन होता है ट्रांजिशन जोन। अब देखो बेल्ट यूजुअली फेल्स इन HAZ ड्यू टू, देखो वेल्डिंग HAZ में क्यों फेल होती है, ठीक है, HAZ क्यों टूटता है, तो उसका रीजन द फेलियर ऑफ वेल्ड इज ड्यू टू वेल्ड डिके, तो वेल्ड धीरे धीरे खराब हो जाती है, ठीक है। और दूसरा द वेल्ड डिके इज कॉज्ड बाय फॉलोइंग रीजंस, द टाइम एंड टेम्परेचर ऑफ एक्सपोजर, तो जितना वो एक्सपोज रहता है बाहर के एनवायरनमेंट में, इसीलिए वो टूटने लगता है। द कंपोजिशन एंड प्रायर ट्रीटमेंट ऑफ द वेल्ड, मतलब कंपोजिशन क्या है वो भी हमें ध्यान में रखना है, और जब हम वेल्डिंग कर चुके हैं उसके बाद क्या बचा है, ठीक है। मतलब उसके बाद हम लोग कौन सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसे मतलब हमने वेल्डिंग की तो उसको कूल करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्वेंचिंग कर रहे हैं या फिर नॉर्मलाइजिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। अब इसमें से आपको डिस्क्राइब डिटेल सिस्टम, तो ये फॉर्मूला आपको इसमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। अगर पूछा जाए तो आप ये लिख दोगे तो मार्क्स मिल जाएंगे आपको, 2 पाई के TC माइनस T0 का स्क्वायर अपॉन H नेट, और एक ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला याद कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हाउ द कूलिंग रेट अफेक्ट्स। अब देखिए इसके आगे आपको क्या देखना है, हाउ द कूलिंग रेट अफेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डेड, मतलब 3.6 अच्छे से देख लेना। ये ग्राफ देखो A1 है, और ये आपका यहाँ पे मार्टेनसाइट, देखो ये नीचे टाइम्स लॉग स्केल है और ऊपर टेम्परेचर। तो ए पे देखो A1 है, यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है देखो ये आपका TTT डायग्राम कर्व है, ठीक है, वही चीज बना हुआ है। ए क्या है आपका देख लो, कोर्स पीएल लाइट, यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वेंशनल एनीलिंग, ठीक है, कन्वेंशनल एनीलिंग हो रही है, यहाँ पे नॉर्मलाइजिंग हो रही है, यहाँ पे क्वेंचिंग हो रही है। उसके आगे इसी तरह F क्या हो रहा है, G क्या हो रहा है, H क्या हो रहा है, सारी चीजें देख लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जो कि अब यहाँ पे देखो सारे पॉइंट्स दिए हैं, इनको अच्छे से कर लेना तो आपका काम हो जाएगा। और 3.7 देख लेना अच्छे से, व्हाट डू मीन बाय हीटिंग रेट एंड कूलिंग रेट, हाउ इट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ बेल्ट। तो हीटिंग रेट वो होता है जिस टेम्परेचर से हम अपने पीस को हीट कर रहे हैं, ठीक, वर्क पीस को, और किस वेलोसिटी से या किस तरीके से उसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही है, वही चीज़ है। अ हायर टेम्परेचर एट द सोर्स मींस अ स्टीपर टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन इट, और हीटिंग रेट भी काफ़ी होगा, ठीक। हीटिंग रेट मतलब किस रेट से आप अपने वर्क पीस को हीट कर रहे हो, ठीक है। कूलिंग रेट किस रेट से आप, वही जो ऊपर आपने अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ लिया तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ हीटिंग रेट, तो हीटिंग रेट का क्या होता है इफेक्ट, तो ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द बेल्टमेंट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड टफनेस ऑफ बेल्टमेंट डिपेंड अपॉन माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ बेल्ट मेटल, ये क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और सेम वे में आप ये पढ़ लेना सॉलिडिफिकेशन रेट क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन रेट वो रेट होता है जिस स्पीड से आपका वेल्ड लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और ये आपका फॉर्मूला है ST=LH नेट, अगर क्वेश्चन आता है तो इसी फॉर्मूले पे आएगा, वैसे क्वेश्चन नहीं आएगा, फॉर्मूला याद रखोगे तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिख दोगे तो तुरंत पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और मेटलर्जिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो उसके लिए ये देख रहा हूँ,
मेल्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोड एंड पेरेंट मेटल, दूसरा सॉलिडिफिकेशन ऑफ बेल्ट मेटल, गैस एब्जॉर्प्शन एंड गैस मेटल रिएक्शन, स्लैग मेटल रिएक्शन, सरफेस फिनोमेना एंड सॉलिड मेटल रिएक्शन, ये सारे, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आपका पूरा पूरा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो इसको कर लेना। बाकी अगर आप देखो बेल्ट सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस आपको पीछे पढ़ा दिया है, क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और ये कैसे होता है, इवोल्यूशन ऑफ हीट, जब हीट निकलेगी हमारे वर्कपीस से तभी हमारा वो सॉलिड होगा, ठीक है, लिक्विड से। फिर इन प्योर मेटल एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं कि जो कहते हैं कि पूरे तरीके से हीट निकल जाए, तो ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होती है, और यही रीजन होता है कि हमारा गैपिंग वगैरह उसमें रहती है, एयर गैप, ठीक है। द लेवल ऑफ प्योरिटी इन बिल्डिंग ऑपरेशन इज सच दैट सेग्रीगेशन ऑलवेज अकर्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन हमेशा होता रहता है, यही चीज में कह रहे हैं। सेग्रीगेशन मतलब कि आप कह सकते हो पोरस होना, ठीक है, पोर्स रहते हैं उसमें, और सारे पॉइंट्स देख लेना। वैसे तो वही होता है कि आपका लिक्विड से कैसे सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ याद रखना, ठीक है, मेन जो होता है आपका ग्राफ है, ये ग्राफ याद रहा तो आपका काम हो जाएगा। और बात कर लेते हैं 2H प्लस ओ इज इक्वल टू H2O, C प्लस ओ, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, या आपकी सारी रिएक्शन है। डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट एक्सोथर्मिक गैस मेटल रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक गैस रिएक्शन आपकी कुछ खास है नहीं इसमें, क्योंकि एंडोथर्मिक होता नहीं, देखो, इट डज नॉट इनहिबिट फ्यूजन बट कैन रिजल्ट इन पोरोसिटी, तो आपके फ्यूजन में तो नहीं काम आती हैं एंडोथर्मिक, बट एक्चुअल में पोरोसिटी का मतलब होता है एयर गैप टाइप का, जो पेड़ की छाल देखते हो आप, उसी तरीके से हमारे मेटल में हो जाता है। और पोरोसिटी में बी कॉज ड्यू टू सुपर सेचुरेशन ऑफ मोल्टन बेल्ट मेटल विद गैस सच एज हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर ये गैसेस भी भर जाती हैं तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और बाई रिएक्शन बिटवीन टू गैसेस, दो गैसेस के बीच में जो रिएक्शन होती है उससे भी आपका ये चीज़ अकर होता है। हीट अफेक्टेड जोन में ऑल्सो गेट एम्ब्रिटल्ड इन सम केसेस, एम्ब्रिटल्ड का मतलब होता है पार्शियल डक्टाइल, मतलब अपना शेप चेंज कर देना, ठीक है। और द मैकेनिज्म ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन इज गैस एब्जॉर्ब, ये सब उतना यूजफुल नहीं है, ग्राफ अगर याद रहता तो बेटर है, बट ये रिएक्शन से याद रखना, ठीक है। 4CO प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO2O प्लस डेल G1 और 2H प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस डेल G2, और कुछ भी नहीं है इसमें। और स्लैग मेटल रिएक्शन में मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है। देखो, स्लैग जब भी हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं, ये जो फिगर देख रहे हो आप, ये हमारा इलेक्ट्रोड है, उसके किनारे किनारे फ्लक्स है, ठीक है, तो जब हम इसको यूज करते हैं तो हमारा स्लैग फॉर्म होता है। वही चीज़ यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ स्लैग मेटल रिएक्शंस कैसे रिएक्शन हो रही है, तो अगर ये आप समझ जाते हो, द नेचर ऑफ स्लैग मेटल रिएक्शन इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द कंपोजिशन ऑफ फ्लक्स और इलेक्ट्रोड कोटिंग, तो इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी कोटिंग हुई है, कौन सा फ्लक्स लगा है, उस पर डिपेंड करता है हमारा स्लैग, ठीक है। द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोड टिप इज सील्ड इन मेटल आर्क बिल्डिंग इज illustrated in figure, और interaction between slag and metal takes place initially at the junction between cone and liquid, इनोलॉइंग एलिमेंट्स आर एडेड, ये समझ लो क्या है, ठीक है, वही चीज़ है, और यहाँ पे आपकी रिएक्शन बनेगी और वो स्लैग फॉर्म होके जाएगा, ठीक, वही यहाँ पे दिखाए हैं और कुछ नहीं है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, ये इतना, ये फिगर बना देना, फिगर बनाने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लेना, राइट डाउन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंजेस इन माइक्रोस्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HAZ, ये चीज़, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेल्डिंग प्रोसेस कौन सा यूज किए हो तो आपके हीट अफेक्टेड जोन को प्रभावित करता है। और दूसरा, फिलर रॉड कंपोजिशन एंड द कंपोजिशन ऑफ फ्लक्स इन केस ऑफ कोटेड इलेक्ट्रोड्स। तीसरा, द कंडीशंस अंडर विच द बेल्ट इज मेड, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रेजेंट, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बेस मेटल। तो इतने क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, तो इनको अच्छे से करके जाओ और फिर आप अच्छे से पास कर जाओगे। और देखो, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 4 ईजी है, यूनिट 5 थोड़ा लेंदी है, तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा। एक्चुअल में क्या है, मुझे भी अपना पढ़ना रहता है और मुझे आपके लिए भी वीडियोस बनानी रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, बट यूनिट 4 अभी कवर कर दूंगा मैं, डोंट वरी। 8 बजे तक आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन देख लेना, अपने मन से पढ़ो क्योंकि नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, और कल आपका एग्जाम है, सुनने में आया, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।